हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को अपने इस वीडियो में पढ़ना है प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है। तो देखिए, इसमें हुआ क्या था कि जो है पहले प्रारंभ में जब हाइगन्स ने द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत दिया था, तो उस समय जो है हाइगन्स ने प्रकाश को जो है अनुदैर्घ्य प्रकृति माना था। उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंग है और वो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है। परंतु बाद में क्या हुआ कि वो अपने वो अनुदैर्घ्य प्रकृति को लेकर जो है वो हाइगन्स जो है वो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या तो कर दिए, लेकिन जब बात आई प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने की और इस ध्रुवण की व्याख्या करने की, पोलराइजेशन की व्याख्या करने की, तो उस समय जो है हाइगन्स तो मात खा गए। अपनी जो तरंग सिद्धांत था उनका, उस तरंग सिद्धांत से ये ध्रुवण की व्याख्या कर नहीं पा रहे थे हाइगन्स। ठीक है। तो बाद में एक वैज्ञानिक है फ्रेनल, उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उस प्रयोग के आधार पर सिद्ध कर दिया कि जो प्रकाश है वो जो है अनुदैर्घ्य प्रकृति रखता ही नहीं है, बल्कि वो रखता है अनुप्रस्थ प्रकृति। प्रकाश कौन सी प्रकृति रखता है? अनुप्रस्थ प्रकृति रखता है। और जब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति रखता है, तो फिर उसकी सहायता से जो है ध्रुवण की भी व्याख्या हो गई। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ये सिद्ध किया था कि प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति रखता है, अनुदैर्घ्य नहीं रखता है। तो इस चीज को समझने के लिए एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल को कोई भी कहीं भी आसानी से कर सकता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो वो प्रैक्टिकल क्या था? वो प्रैक्टिकल ये था कि एक गत्ता ले लिए। ठीक है। ऐसे एक गत्ता ले लिया। ठीक है। कुछ इस प्रकार से इस गत्ते में यहाँ पे एक ऐसे स्लिट काट दी, ऐसे लंबी। ठीक है। एक गत्ता और ले लिया भाई, ऐसे उसमें भी इसी प्रकार से एक स्लिट काट दी, ऐसे। ठीक। अब एक डोरी लिया उन्होंने, एक डोरी लिया जिसमें इस प्रकार से कंपन करा रहे थे वो उस डोरी में। ठीक है। एक डोरी लिया जिसमें इस प्रकार से कंपन करा रहे थे। जब उन्होंने इन दोनों गत्तों को ऐसी कंडीशन में रखा, तो क्या हुआ कि इधर से ऐसे हिलाना शुरू किया, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो जब ऐसे हिलाना शुरू किया इधर से डोरी को, तो ऐसे उसमें कंपन होने लगे और वो कंपन इन दोनों झिर्रियों से पार हो गए। वो जो कंपन हो रहे थे, वो कंपन क्या हो गए? इन दोनों झिर्रियों से पार हो गए। ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? इसकी स्थिति को चेंज कर दिया। किसकी? सेकंड वाले की। ठीक है। क्या किया? जैसे पहला वाला ऐसे है, समझो खाली बस, अभी बताते हैं इससे निष्कर्ष क्या निकाला था उन्होंने डोरी हिला हिला के। ठीक है। और फिर दूसरे वाले को ना कुछ ऐसी कंडीशन में रख दिया। कैसी कर सकते हैं? ऐसी ऐसी कंडीशन में रख दिया और इस पे जो ये स्लिट था वो इस प्रकार से हो गया। ठीक। तो अब क्या होगा? इधर से डोरी को डालेंगे, इधर से ऐसे हिलाएंगे, और जब इधर से निकल रही थी डोरी, इससे पार होके निकल रही थी, तो उसके जो कंपन थे ना वो रुक जा रहे थे। इसके कंपन क्या हो रहे थे? रुक जा रहे थे। क्यों? क्योंकि डोरी में तो कंपन इस प्रकार से हो रहे हैं और इसके शेप जो है वो बेड़े बेड़े कटे हैं, तो इस डोरी को ऊपर नीचे आने जाने ही नहीं दे रहे थे। तो इससे जब बाहर डोरी निकलती थी तो उसके कंपन रुके हुए प्रतीत होते थे, रुक जाते थे। ठीक। ऐसे होंगे अगर हम डोरी के साथ करें तो। ठीक इसी प्रकार से प्रकाश में क्या होता है कि अगर हम जो है इस प्रकार से कंपन करने वाले तरंग को जो है छोड़ेंगे और उसके सामने कुछ ऐसा एक सेटअप रख देंगे, तो उस समय भी क्या हो जाएगा? विराम में आ जाएगी तरंग। तो इसका मतलब हमारी तरंग इस प्रकृति की है, यानी कि अनुदैर्घ्य प्रकृति की है। ठीक है। अनुप्रस्थ प्रकृति की होती तो तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन कर रही होती ना। अनुप्रस्थ प्रकृति की होती तो तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन कर रही होती, अर्थात जब हम तरंग के कण ऐसे ऐसे कंपन कर रहे होते तो होल चाहे जिस प्रकार से होते उसकी तरंग की तीव्रता न कम होती ना अधिक होती। ठीक है। इसी प्रयोग को करने के लिए, इसी चीज को सिद्ध करने के लिए फ्रेनल ने क्या किया? तो फ्रेनल ने एक पोलेराइड लिया, यानी कि जिसको विश्लेषक कहते हैं। पोलेराइड क्या है अभी बात बताऊंगा आपको।
विश्लेषक लिया उन्होंने, ठीक। उस विश्लेषक को ऐसी कंडीशन में रख दिया जिसमें ऐसे ऐसे सेब कटे थे, ठीक है। और इसमें से जो है एक साधारण प्रकाश को गुजारा, तो वो जो साधारण प्रकाश था वो बदल गया ध्रुवित प्रकाश में, ऐसे निकला तो, ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसकी कंडीशन को बदल दी, इसकी कंडीशन को क्या कर दी, बदल दिया। मतलब पहले ऐसे रखा, ठीक है, तो इसमें से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता थी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के बराबर थी, ठीक है। फिर जैसे जैसे इसको घुमाना स्टार्ट किया, इसकी कंडीशन को जैसे जैसे घुमाना स्टार्ट किया, वैसे वैसे देखा कि जो आउटपुट है, जो निर्गत प्रकाश है, उसकी तीव्रता घटनी स्टार्ट हो गई। उसकी तीव्रता क्या हो गई, घटनी स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब इसके जो कंपन थे वो कम होने लगे, इसके कंपन क्या होने लगे, कम होने लगे। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, एक निष्कर्ष निकला। और हाँ, आखिरी में क्या किया था उन्होंने, जब इसको पूरा का पूरा घुमा के ऐसे कर दिया, ठीक है, तब इस कंडीशन में तरंग का जो ऐसे वाला था, कणों का जो विस्थापन था, यानी तरंग की जो आयाम थी, वो इस प्रकार से रुक गई भाई, क्योंकि ऊपर और नीचे बाउंड्री आगे रोक दिया उसने। आगे की जो तरंग निकली वो विराम में निकली, उसकी तीव्रता घटकर कितना हो गई, 0 हो गई आउटपुट तरंग की तीव्रता, ठीक है। तो इन बेसिस पर जो है फ्रेनेल ने कहा कि जो इस प्रकाश की तरंगे हैं ये अनुदैर्घ्य तरंग प्रकृति नहीं रखती है, बल्कि ये तरंगे जो है अनुप्रस्थ प्रकृति रखती है। और फिर बाद में उन्होंने भी मान लिया, किसने, हाइगन्स ने भी। और फिर उसके बाद प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कर दी, ठीक है। तो चलिए, अच्छा, बाद में माना गया था कि प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या जब हुई तो बाद में मान लिया कि प्रकाश अनुप्रस्थ नहीं, वो अनुदैर्घ्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ प्रकृति रखता है। तो फिर उस गलत चीज को हमारे सिलेबस में सम्मिलित क्यों किया गया? तो वो गलत नहीं था, बस खाली उसको सम्मिलित करने का यही सिद्धांत है कि जो भी चीजें, जिन भी चीजों की खोज हुई है वो प्रारंभ में ही सही नहीं हो जाती हैं, बल्कि धीरे 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 करके सही होती है। जैसे कि आज भी जो है प्रकाश के बारे में भी पूरा क्लियर नहीं है कि प्रकाश तरंग प्रकृति रखता है कि कण प्रकृति रखता है, ठीक है। तो क्योंकि अभी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है तरंग प्रकृति मानकर नहीं किया जा सकता, कण प्रकृति मानकर किया जा सकता है, इसलिए अभी तक ये क्लियर ही नहीं हो पाया है कि प्रकाश तरंग प्रकृति रखता है कि कण प्रकृति रखता है, ठीक है। जो भी चीजें हम पढ़ते हैं जरूरी नहीं कि वो सही हो, ठीक है। हम लोग उसको इसलिए पढ़ते हैं कि इस प्रकार से इसकी खोज हुई, और हम लोग जब आगे चलें तो इसी प्रकार से और आगे भी इन चीजों में खोज करते रहें, ताकि उसका सही रूप, वास्तविक रूप निकलकर सामने आ सके, ठीक है। तो चलिए, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि अभी जो पढ़ रहे हैं गलत है, बाद में सब सही सही पढ़ेंगे, तो ये सब बात जो है ना, सब नहीं करनी चाहिए, सब सारी बातें। चलिए आगे आ जाते हैं। तो अब हम लोगों को पढ़ना है कि प्रकाश होता कितने टाइप का है, ठीक है। प्रकाश होता कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, और उसमें ध्रुवण की घटना कैसे घटती है, इन सारी चीजों को हमको पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग जो है पढ़ते हैं प्रकाश, साधारण प्रकाश, ठीक है। जो साधारण प्रकाश होता है, साधारण प्रकाश, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं अध्रुवित प्रकाश अथवा अध्रुवित प्रकाश, साधारण प्रकाश अथवा अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। ये कैसे होता है और क्या होता है? जब ये प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है, कौन सा, साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश, ठीक, तो उस माध्यम के जो कण हैं, तरंग संचरण, जैसे तरंग इस दिशा में चल रही है, कौन सी दिशा है, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा है, ठीक है। तो जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में कंपन करते हैं। सभी संभव दिशाओं का मतलब ये हुआ, कुछ जो कण है वो इस डायरेक्शन में कंपन कर रहे हैं, कुछ कण इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कंपन कर रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में कंपन कर रहे हैं, कुछ ऐसे इधर कंपन कर रहे हैं, कुछ कण इस प्रकार से इधर कंपन कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो तरंग के कण है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जितनी भी संभव डायरेक्शन है, अर्थात जैसे तरंग जो है ऐसे बोर्ड से निकलकर ऐसे बाहर आ रही है, ऐसे बोर्ड से निकलकर मार्कर की डायरेक्शन में से बाहर आ रही है, ठीक।
तो जो माध्यम के कण है वो इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत यानी कि सभी डायरेक्शनों में क्या करेंगे, कंपन करने वाले हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, इसके जिधर तरंग जा रही है उसके लंबवत सारी दिशाओं में क्या करेंगे, कंपन करते हैं। तो ऐसी प्रकाश को बोलते हैं साधारण प्रकाश अथवा अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, वह प्रकाश जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी संभव दिशाओं में कंपन करें, ऐसी तरंग को क्या बोलते हैं, ऐसी प्रकाश तरंग को साधारण प्रकाश अथवा अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो होता है ध्रुवित प्रकाश। इसका दूसरा पार्ट क्या है, ध्रुवित प्रकाश। ठीक, साधारण प्रकाश हो गया, दूसरा क्या है, ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, देखो आपको ये पता चला कि जब कोई प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होती है, ठीक है, तो उसके जो माध्यम के कण है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में कंपन करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे तरंग ऐसे जा रही है तो माध्यम के कण ऐसे कंपन करेंगे। ठीक है, ऐसे कंपन कर रहे हैं सभी संभव दिशाओं में, सभी का मतलब लंबवत। ठीक है, ऐसे कंपन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब साधारण प्रकाश होती है, कौन सा प्रकाश है भाई, साधारण प्रकाश है, साधारण प्रकाश है। और जब ये प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है, ध्रुवित प्रकाश में, दूसरा प्रकाश कौन सा अपना, इसका दूसरा पार्ट ध्रुवित प्रकाश। अब देखो ध्रुवित का मतलब होता है ध्रुव बनना। जैसे आपने मैग्नेट में पढ़ा ना कि दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ साउथ, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, सिक्के में हेड टेल, आवेशों में धन आवेश ऋण आवेश, ऐसे ही। ठीक है, तो ध्रुवित का मतलब होता है कि दो सिरे हो जाना। ध्रुव का मतलब दो सिरे, जैसे मारिक्रम में है ना दो सिरे है, टेल हेड है ना, दो सिरे है। तो इसी प्रकार से प्रकाश के वैद्युत वेक्टरों के कंपनों में भी दो सिरे हो जाए। ठीक है, तो ऐसी प्रकाश को बोल रहे हैं ध्रुवित प्रकाश। कैसे होती है वो, जैसे ये हो गया प्रकाश के चलने की दिशा। ठीक है, यानी कि तरंग संचरण की दिशा, की दिशा। ठीक, तरंग संचरण की दिशा। और इसमें जो वैद्युत वेक्टरों के कंपन हो या तो इसी प्रकार से खाली हो, सारे के सारे जो प्रकाश माध्यम के कण है वो इसी दिशा में कंपन कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसी प्रकाश को हम बोलते हैं क्या, ध्रुवित प्रकाश। ठीक, ऐसे भी हो सकता है कि जो माध्यम के कण हैं वो ऐसे कर रहे हो लंबवत कंपन, तो लंबवत कंपनों को हम इधर डॉट से प्रदर्शित करते हैं। लंबवत का मतलब तरंग उधर जा रहा है ऐसे, और माध्यम के जो कण है वो इस प्रकार से कंपन करे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तरंग उधर जा रहा है, माध्यम कण ऐसे कंपन कर रहे हैं तो इसको बोर्ड पे ऐसे दिखाएंगे। तरंग उधर जा रहा है, माध्यम के कण ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हो तो उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकाश है कौन सा प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश। इसमें क्या है, केवल देखिए एक दिशीय वैद्युत वेक्टरों के कंपन ही उपस्थित है, केवल इसी वैरायटी से। ठीक है, सभी संभव दिशाओं में नहीं है। ठीक, तो साधारण प्रकाश क्या हो गया, ऐसा प्रकाश जिसमें सभी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में वैद्युत वेक्टरों के कंपन हो, उसे क्या बोलते हैं, साधारण प्रकाश। और ऐसा प्रकाश जिसमें केवल एक दिशीय वैद्युत वेक्टरों के कंपन ही उपस्थित हो, ऐसे प्रकाश को कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। ठीक, अब हम आगे चलेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवक तल। नेक्स्ट टॉपिक है अपना समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल अथवा ध्रुवक तल। समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन का तल तथा ध्रुवक तल, कंपन का तल तथा ध्रुवक तल।
ये कुछ सही कम चलता है हमारे कर। देखिए, तो जब प्रकाश किसी माध्यम में संचरित तो होता है, ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, तो आपको पता है ना कि उसमें केवल एक दिशीय वैद्युत वेक्टरों के कंपन ही उपस्थित होते हैं ऐसे। तो ये जो कंपन है वैद्युत वेक्टरों के, ये इस तल में है ना। तो ये जो वैद्युत वेक्टरों के कंपन जिस तल में होते हैं, जिस तल का मतलब, जिस तल का मतलब है, क्या दिखाऊं मैं तुमको, कुछ है नहीं, मतलब जैसे ये है, ये तल, अब वैद्युत वेक्टरों के कंपन भी इसी तल में ऐसे कंपन कर रहे हूँ, ये बोर्ड है, इस पर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो बोर्ड है अपना, इस टाइम पर ये कंपन तल हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कंपन तल, ठीक। उसके बाद जो है जो तरंग संचरित हो रही है अपनी, वो कुछ इस तल में हो रही है, कुछ ऐसे है, इस तल में, ठीक। तो ये जो तल है, ये कौन सा तल है, कंपन, ये जो तल है तरंग संचरण का तल है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुवक तल, इसको क्या कहते हैं, ध्रुवण तल, ध्रुवण तल, ठीक। अब दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे, जिस तल में वैद्युत, अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन है, तरंग संचरण की दिशा है भाई, तरंग संचरण की दिशा, ठीक है। कंपन तल क्या है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जिस तल में, जिस तल में क्या हो, वैद्युत वेक्टरों के कंपन उपस्थित हो, उसे कंपन तल कहते हैं। जिस तल में वैद्युत वेक्टरों के कंपन क्या हो, उपस्थित हो, उसे कंपन तल कहते हैं, ठीक है। और वह तल जो वैद्युत वेक्टरों के कंपन की दिशा के लंबवत हो, ठीक है, तथा तरंग संचरण की दिशा में हो, इस तल को ध्रुवण तल कहते हैं, ठीक है। वह तल जो वैद्युत वेक्टरों के कंपन की दिशा के लंबवत हो, यानी कि वैद्युत वेक्टर इधर की ओर कंपन कर रहे हो ऐसे, और ये तल ऐसे हो, ठीक है। तो वह तल जो वैद्युत वेक्टरों के कंपन की दिशा के अभिलंबवत हो, ठीक है, और साथ में इसी तल में अपनी तरंग भी क्या हो रही है, संचरित हो रही है। तो जिस तल में तरंग संचरित हो रही हो, या वह तल जो वैद्युत वेक्टरों के कंपन की दिशा के लंबवत हो, उसे ध्रुवण तल कहते हैं। और वह तल जिस तल में वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, उस तल को क्या बोलते हैं, कंपन तल कहते हैं, ठीक है। तो दोनों की डिफिनेशन लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है। और अब हम जो है आगे चलते हैं और अपनी नेक्स्ट हेडिंग की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है परावर्तन द्वारा ध्रुवण बूस्टर का नियम। मिटा दे रहे हैं हम इसको, परावर्तन द्वारा ध्रुवण बूस्टर का नियम। तो हेडिंग का नाम है परावर्तन द्वारा ध्रुवण, परावर्तन द्वारा ध्रुवण ब्रूस्टर का नियम। क्या वीडियो सही से हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है, सब फिट चल रहा है। तो चलिए देखिए, हमको पढ़ना है परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो देखिए होता क्या है कि जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से कांच जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो कांच के माध्यम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जब प्रकाश वायु जैसे विरल माध्यम से कांच जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये हो गया अभिलंब, अभिलंब को डॉटेड लाइन से लिख देते हैं, हो गया दूसरा मार्कर। ठंडी बहुत तेज है यार। तो ये हो गया आपका अभिलंब हो गया, ठीक है, ये क्या है, अभिलंब,
और इस अभिलंब पर जो है प्रकाश की तरंग आपतित होती है। वो पढ़ा ना, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो देखिए, तो जब हम एक साधारण प्रकाश को यहाँ पे आपतित कराते हैं, कौन सा प्रकाश है ये? तो ये जो प्रकाश है साधारण प्रकाश। तो जब साधारण प्रकाश को आपतित कराते हैं, साधारण प्रकाश का मतलब ऐसा प्रकाश जिसमें सभी संभव दिशाओं के वैद्युत वेक्टरों के कंपन उपस्थित हों, यानी कि इसमें जो वैद्युत वेक्टरों के कंपन है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो इस साधारण प्रकाश को जब हम यहाँ वायु से कांच में प्रवेश कराते हैं तो एक विशेष आपतन कोण पर, एक विशेष आपतन, जैसे आप देखा होगा कभी बारिश वारिश में जहाँ की पानी भरा हो, ठीक है, तो वहां पे जब हम प्रकाश को आपतित कराते हैं, कोई टार्च वगैरह जलाते हैं, तो होता क्या है कि प्रकाश का कुछ भाग तो पानी में चला जाता है और शेष भाग परावर्तित हो जाता है। ठीक है, कुछ भाग पानी में चला जाता है और शेष भाग क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो सेम वही घटना यहाँ पे भी घटेगी। जब प्रकाश को हम कांच पर आपतित कराएंगे तो उसका कुछ भाग क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा और कुछ भाग इसका जो है अपवर्तित हो जाएगा। कुछ भाग क्या हो जाएगा? अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब प्रकाश वायु से सघन माध्यम में आ रही, कांच में आ रही है, विरल से सघन माध्यम में आ रही, तो विलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी। ठीक है, तो एक विशेष आपतन कोण पर, जिसको हम किससे लिखते हैं? आईपी से लिखते हैं। एक विशेष आपतन कोण पर यह देखा गया कि जो है, जो ये परावर्तित तरंग है, ये तरंग जो है लगभग ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, ये जो परावर्तित तरंग है, ये परावर्तित तरंग क्या हो जाता है? ध्रुवित प्रकाश होता है। ये क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश होता है। ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अर्थात इसमें केवल एक दिशीय वैद्युत वेक्टरों के कंपन ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो परावर्तित प्रकाश है इसमें केवल और केवल एक दिशीय रिफ्लेक्टिव तरंग है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? केवल एक दिशीय वैद्युत वेक्टरों के कंपन ही उपस्थित होते हैं। और ये जो अपवर्तित तरंग है इसमें कुछ ऐसे वाले भी कंपन है, कुछ इस प्रकार से भी कंपन है। ठीक है, तो इसमें जो है ये अध्रुवित प्रकाश है। ये कौन सा प्रकाश है? या आंशिक ध्रुवित जिसको कह सकते हो आप, आंशिक ध्रुवित प्रकाश, क्योंकि ये बहुत थोड़ा थोड़ा ध्रुवित हुआ है। अभी इसमें सभी दिशाओं के लगभग लगभग थोड़े थोड़े वैद्युत वेक्टरों के कंपन उपस्थित हैं और ये जो है कैसा प्रकाश हो गया? ध्रुवित प्रकाश हो गया। तो जिस विशेष आपतन कोण पर यह घटना घटती है उस विशेष आपतन कोण को ध्रुवक कोण कहते हैं। ठीक है, उस विशेष आपतन कोण को क्या कहते हैं? ध्रुवक कोण कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग जो है आई से नहीं बल्कि आई पी से लिखते हैं। ठीक, और प्रयोग के द्वारा ये देखा गया कि जिस टाइम पर ये ऐसी घटना घटती है उस टाइम पर ये परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्नेल का नियम लगाएं, स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से आपको क्या मिलने वाला है? एन बराबर साइन आई अपान साइन आर मिलेगा ना। एन बराबर आपने क्या पढ़ा है? साइन आई अपान साइन आर। परंतु यहाँ पे आपतन कोण कितना है? आईपी है। थोड़ा सा अपवर्तन कोण अब देखते हैं कितना हो जाएगा। अभी तो आर था, ठीक है, लेकिन अब कितना हो जाएगा उसको थोड़ा सा इस कंडीशन में कितना होगा वो समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपने पढ़ा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से पढ़ा है ना। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ये आईपी, तो ये भी क्या हो जाएगा? आईपी हो जाएगा। ठीक, ये आईपी, ये पूरा का पूरा 90, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 में से आईपी घटा लेंगे अर्थात 90 माइनस आईपी हो जाएगा। ठीक, और ये 90 माइनस आईपी, ये पूरा 90, तो ये क्या हो जाएगा? आईपी हो जाएगा। और ई पूरा 90, तो ई वाला क्या हो जाएगा? ई इतना, ई इतना हो जाएगा आपका 90 माइनस, थोड़ा सा उठा लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 90 माइनस आईपी हो जाएगा। 90 माइनस क्या हो जाएगा? आईपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ n बराबर आई कितना है? साइन आईपी हो जाएगा। आई कितना है अपना? साइन आईपी है, बटे साइन आर कितना है? तो साइन आर हो गया 90 माइनस
90 माइनस IP, ठीक। तो ये n बराबर मिल जाएगा साइन IP अपान साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। फार्मूला क्या है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। इस फार्मूले को यहां से लगाएंगे तो साइन 90 माइनस IP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस IP हो जाएगा, ठीक। और n बराबर साइन IP अपान कॉस IP क्या होता है? tan IP होता है, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? tan IP हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? tan IP हो जाएगा। यही है ब्रूस्टर का नियम, यही है ब्रूस्टर का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे इस ब्रूस्टर के नियम को अगर हम जो है परिभाषित करना चाहें तो क्या हो जाएगा? तो जब साधारण प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो एक विशेष आपतन कोण पर यह देखा गया, क्या देखा गया कि परावर्तित प्रकाश जो है वो ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है और अपवर्तित प्रकाश में आंशिक ध्रुवित या साधारण प्रकाश ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस विशेष आपतन कोण की जो स्पर्शज्या है, इस विशेष आपतन कोण की जो स्पर्शज्या है वो दोनों माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। ध्रुवक कोण की स्पर्शज्या, देखो ध्यान से, IP क्या है? ध्रुवक कोण की स्पर्शज्या है, तो इसको हम लिखेंगे, सॉरी ध्रुवक कोण है, ध्रुवक कोण, ठीक है। tan की हिंदी होती है स्पर्शज्या, ध्रुवक कोण की स्पर्शज्या, स्पर्शज्या माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कह सकते हैं, या दोनों माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होते हैं। पहले माध्यम सापेक्ष, दूसरे माध्यम अपवर्तनांक, ठीक है। स्पर्शज्या दोनों माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होती है, ठीक। इसी को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। चलिए फिर मिटा देते इसको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। टॉपिक का नाम क्या है? अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। देखिए इसके लिए करते क्या है, कांच की कुछ प्लेटें ले लेते हैं ऐसे, और सभी प्लेटों को समांतर एक दूसरे से कुछ अंतराल पर रख दिया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। इस पर एक प्रकाश को आपतित कराते हैं। कौन सा प्रकाश है? ये साधारण प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश, ठीक, जिसमें सभी लंबवत सभी संभव दिशाओं के वैद्युत वेक्टरों के कंपन उपस्थित हैं। तो जब इस प्रकाश को इस कांच की प्लेट पर आपतित कराया जाता है तो आपको पता है कि वायु से आ रहा है, ऊपर का माध्यम क्या है? वायु है। ये क्या है? कांच है, कांच। ये भी क्या है? कांच है। ये भी क्या है? कांच की प्लेटें हैं, पारदर्शी कांच की प्लेटें हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश को आपतित कराते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा खींच लेते हैं विलंब, यहाँ का विलंब ऐसे हो जाएगा, और इसको ध्रुवक कोण पर आपतित कराएंगे। कौन से कोण पर? ध्रुवक कोण पर। तो यहाँ का जो एंगल है वो IP हो गया। तो आपको पता है ना, ध्रुवक कोण पर जब प्रकाश को आपतित कराएंगे तो यहाँ से किरण इसकी होगी जो परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तित किरण में क्या हो जाएंगे? एक दिशीय वैद्युत वेक्टरों के कंपन उपस्थित होंगे, जो कि लगभग ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। और फिर ये प्रकाश थोड़ा सा विलंब की ओर झुकता हुआ आगे आएगा, तो फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, माध्यम चेंज होगा। तो
तो जब माध्यम चेंज होगा तो फिर से यहाँ से एक प्रकाश निकलेगी, जो कैसे निकलेगी, वो भी लगभग ध्रुवित प्रकाश में निकलेगी। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ेगा बेचारा, फिर से यहाँ से जो है अपवर्तित हो जाएगा। अब सघन से कहाँ रहा है, विरल में जा रहा है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। यहाँ पे अगर हम अभिलंब खींचे तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, तो दूर हटता हुआ जब यहाँ पहुंचेगा तो फिर से यहाँ माध्यम चेंज होगा, फिर से अपवर्तन होगा, और फिर से यहाँ से इसका एक हिस्सा क्या हो जाएगा, परावर्तित तो हो जाएगा। फिर ये वायु से कांच में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुकेगा ना, वायु से कांच में जाए तो अभिलंब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर थोड़ा सा ये झुकेगा, फिर ऐसे झुकेगा, फिर ऐसे झुकता हुआ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर जब इसमें प्रवेश करेगा तो फिर से बेचारा अपवर्तित होगा, फिर यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो फिर से अपवर्तित होगा, और फिर से इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, और फिर से इसका कुछ भाग जब परावर्तित होगा तो कुछ ऐसा निकलेंगे ये तरंगे। ठीक है, और इसमें भी फिर से क्या प्रकाश हो जाएंगे, साधारण प्रकाश, ओ ध्रुवित प्रकाश प्राप्त मिलेगा। फिर ये जब आगे जाएगा तो फिर से ऐसे अपवर्तित होगा, फिर से अपवर्तित होगा, और इस प्रकार से जब बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जितनी बार इसका अपवर्तन होगा उतनी बार जो है इसमें से क्या हो जाएंगे, कुछ प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएंगे, और उस परावर्तित प्रकाश में क्या मिलेगा आपको, ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण होता है। क्या होता है, अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण होता है। और यहाँ पे जो ये निर्गत प्रकाश है, ये वाली, ये भी क्या है, लगभग लगभग कैसी प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगी। जब बार बार अपवर्तन कराते रहेंगे तो आखिरी में जो निर्गत प्रकाश होगा ये भी क्या हो जाएगा, लगभग समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, अपवर्तन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण में करते क्या है, 3-4 कांच की प्लेटें लेते हैं, सबको एक दूसरे से कुछ दूरी पर समांतर क्रम में रख देते हैं, और प्रकाश को एक विशेष आपतन कोण यानी कि ध्रुवण कोण पर जो है आपतित कराते हैं। तो होता क्या है कि जब प्रकाश जितनी बार अपवर्तित होता है उतनी बार प्रकाश का कुछ भाग जो है परावर्तित तो हो जाता है, उस परावर्तित भाग में समतल ध्रुवित प्रकाश होते हैं, और इस प्रकार से प्रकाश का बार बार परावर्तन अपवर्तन होने के बाद जो निर्गत प्रकाश होता है वो लगभग लगभग समतल ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। द्विवर्णता द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। अब देखिए द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण क्या है, एक टूरमैनिल नामक द्रव होता है। ठीक है, उसको जैसे किसी पात्र में भर दिया गया है, ये क्या है, टूरमैनिल द्रव है। इसका नाम क्या है, टूरमैलिन। ठीक है, तो जब प्रकाश को ऐसे टूरमैनिल जैसे द्रव से गुजारा जाता है तो इसके कुछ गुण होते हैं। गुण क्या होते हैं कि ये जो है प्रकाश के एक निश्चित किसी दिशा के वैद्युत वेक्टरों के कंपन को छोड़कर बाकी समस्त दिशाओं के वैद्युत वेक्टरों के कंपन को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो जो निर्गत प्रकाश निकलता है उसमें केवल एक ही दिशीय वैद्युत वेक्टरों के कंपन उपस्थित रहते हैं, जैसे कोई प्रकाश ऐसे आया। ठीक है, टूरमैनिल नामक द्रव से गुजरा तो उसमें पहले क्या थे, इधर के भी वैद्युत वेक्टरों के कंपन हुआ करते थे। ठीक है, और कुछ इधर वाले भी वैद्युत वेक्टरों के कंपन होते थे। ये कौन सा प्रकाश है, साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश।
तो जब ये टूरमैनियल से गुजरता है तो इसके ये वाले जो कंपन है वैद्युत वेक्टरों के, ये धीरे धीरे क्या किए जाने लगते हैं, अवशोषित किए जाने लगते हैं। ठीक, इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाते हैं। और जो इस दिशा वाले वैद्युत वेक्टरों के कंपन है, जो ऐसे ऐसे कंपन हो रहे थे, वो बच शेष रह जाते हैं। तो निर्गत प्रकाश में क्या होता है, केवल और केवल एक ही दिशीय वैद्युत वेक्टरों के कंपन उपस्थित रह जाते हैं, जिसको, इस प्रकाश को अब हम क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। इसमें लिखना क्या है हमको, जब टूरमैलिन जैसे द्रव से साधारण प्रकाश को गुजारा जाता है तो एक दिशीय वैद्युत वेक्टरों के कंपन को छोड़कर बाकी सभी वैद्युत वेक्टरों के कंपन द्रव द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसी घटना को द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट है टॉपिक, वो है पोलेराइड। पोलेराइड, पोलेराइड। ठीक है, देखो पोलेराइड जो होता है, इसी के द्वारा जो है व्यापारिक स्तर पर ध्रुवित प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि हार्पेथाइट एक पदार्थ है, ठीक, और इसको नाइट्रोसेल्युलोज की झिल्ली पर, नाइट्रोसेल्युलोज की झिल्ली पर पेंट करके कुछ इस प्रकार के शेप बना लिए। जैसे हार्पेथाइट का पूरा पदार्थ है, ठीक है, इस पर ऐसे ऐसे शेप बना लिया जाता है नाइट्रोसेल्युलोज की झिल्ली पर। ठीक है, तो ये पूरा जो झिल्ली है वो नाइट्रोसेल्युलोज की है, और इस पर ये जो बाउंड्री बनाई गई किसको है, हार्पेथाइट की। तो देखो ऐसे बाउंड्री नहीं होता है, सीधा सीधा इस हार्पेथाइट को इस पर पोत दिया जाता है। ठीक है, तो हार्पेथाइट का भी एक गुण होता है। कौन सा गुण, वही गुण जो टूरमैनिल का था। ठीक है, तो ये हार्पेथाइट क्या करता है कि जब इसमें से साधारण प्रकाश गुजरता है तो इसके सभी वैद्युत वेक्टरों के कंपनों को अवशोषित कर लेता है और केवल एक दिशीय वैद्युत वेक्टरों के कंपनों को छोड़ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो युक्ति तैयार हुआ, इसी को बोलते हैं ध्रुवक। इसी को क्या बोलते हैं, ध्रुवक बोलते हैं। इसके दोनों साइड कांच की साधारण प्लेटों को लगा दिया जाता है, समतल प्लेटों को, और ये अपना जो है पोलेराइड बन के तैयार हो जाता है। अब देखो होगा क्या, तो इस पोलेराइड से जब साधारण प्रकाश गुजरेगा, कौन सा प्रकाश गुजरेगा, साधारण प्रकाश। ठीक है, ये साधारण प्रकाश गुजरेगा, तो इसमें से होगा क्या, जब निर्गत प्रकाश होगा तो इसके सभी दिशाओं के वैद्युत वेक्टरों के कंपन अवशोषित कर लिए जाएंगे। केवल जो इसकी दिशा के समांतर कंपन हो रहे हैं वही कंपन निर्गत प्रकाश में प्राप्त होंगे। ठीक है, तो जब किसी ध्रुवक से, यहीं से ध्रुवण की डिफिनीशन भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो पहले अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवक में प्रवेश कराया और इसमें से निर्गत प्रकाश कौन से प्रकाश में कन्वर्ट हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो जब जो है अध्रुवित प्रकाश को किसी ध्रुवक से गुजारा जाता है तो वह समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट यानी रूपांतरित हो जाता है। इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। जब किसी अध्रुवित प्रकाश यानी साधारण प्रकाश को किसी पोलेराइड से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश क्या हो जाता है, ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते
है, ठीक है। और ये पोलेराइड बना किसका है, तो इस पोलेराइड नाइट्रोसेल्यूलोज की पन्नी के ऊपर हार्पेथाइट को पोत कर दो कांच की प्लेटों के बीच में रख दिया जाता है और इस प्रकार से क्या बन जाता है, ये बन जाता है अपना ध्रुवक बन जाता है, पोलेराइड बन जाता है, ठीक है। और व्यापारिक स्तर पर समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करने के लिए इसी पोलेराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा पोलेराइड का उपयोग भी देख लेते हैं यहीं पे। पोलेराइड का उपयोग, पोलेराइड का उपयोग, ठीक है। तो पोलेराइड का जो उपयोग है वो चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है, यानी कि धूप के चश्मों में किया जाता है, धूप के चश्मों में, ठीक है। तो इसका पहला उपयोग क्या हो गया, धूप के चश्मों में किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका कहाँ किया जाता है, वायुयान में किया जाता है, वायुयान में किया जाता है। वायुयान में क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, जो उसका फ्रंट पेज होता है, फ्रंट, ठीक है। तो वहां पे जो है जब वायुयान उड़ता है काफी तीव्र गति से उड़ता है, तो आपने बाइक चलाया होगा, कभी बाइक पर बैठे होगे या बस पे बैठे होंगे तो देखते हैं कितनी तेजी से हवा लगता है आपको, ठीक है। तो सोचो वायुयान कितना तेजी से उड़ रहा है, उस पर कितनी हवा आती होगी। तो उस हवा की तीव्रता को कम करने के लिए दो पोलेराइड को क्रॉसित स्थिति में रखा जाता है। एक पोलेराइड को ऐसे रखा गया तो दूसरा पोलेराइड को ऐसे क्रॉसित स्थिति में रख देते हैं, तो क्या हो जाता है कि हवा का जो वेग है कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वायुयान में किया जाता है, मोटर कारों में किया जाता है, ठीक है। वायुयान हो गया। तीसरा उपयोग इसका कहाँ है, यातायात के साधनों में, यानी कि मोटर कार में किया जाता है, मोटर कार में किया जाता है, मोटर कार में किया जाता है। और वो जो कैमरा होता है, कैमरा वो देखा नहीं जिसमें आगे घुमा घुमा के सेट करते हैं ब्राइटनेस, मतलब बड़े वाले कैमरे जो आते हैं उसमें आगे पूरा नली टाइप में लगा रहता है, उसको में होता है, उसको घुमा के तो फोटो क्लिक करते थे, ठीक है। तो वहां पे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कैमरों में किया जाता है, कैमरों में, ठीक है। तो कैमरों में जो प्रकाश की तीव्रता है उसको नियंत्रित करने के लिए, ताकि फोटो अच्छे से क्लियर हो, ठीक है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कैमरों में किया जाता है। और इसी प्रकार से पांचवा, जब छोटी छोटी पदार्थों को देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो उसमें भी क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता अधिक होने की वजह से वो नहीं दिखता, चकाचौंध की वजह से वो छोटी वस्तुएं नहीं दिखती है, तो उसकी प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए उसके हेड पर जो निचला सिरा होता है सूक्ष्मदर्शी का, वहां पे भी ध्रुवक का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पोलेराइड का उपयोग। एक अपने वैज्ञानिक थे मेलस। अब हम लोग पढ़ेंगे मेलस का नियम, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ते हैं मेलस का नियम। तो चलिए मेलस का नियम पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इससे प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित कैसे करते हैं, ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं आपको भी, फिर पढ़ेंगे हम लोग जो है इनका नियम, किनका नियम, मेलस का नियम। अब देखो ये है ध्रुवक, ठीक है। जब हम इस पे साधारण प्रकाश आपतित कराएंगे, कौन सा प्रकाश, साधारण प्रकाश, ऐसे जिसमें सभी संभव दिशाओं के वैद्युत वेक्टर उपस्थित होंगे, तो वो जब प्रकाश इस ध्रुवक से गुजरेगा तो ध्रुवक में क्या है, सभी संभव दिशाओं के, सभी दिशाओं के वैद्युत वेक्टर अवशोषित कर लिए जाएंगे, केवल एक दिशा वैद्युत वेक्टरों के कंपन ही शेष रह जाएंगे, और वो वैद्युत वेक्टरों के कंपन जो इसके दिशा में होंगे वो बचे रह जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या कर दें, एक और पोलेराइड लाए और उस पोलेराइड को जो है क्रॉसित स्थिति में रख दें, ऐसे, ठीक है। तो क्रॉसित स्थिति में रखेंगे तो ये जो वैद्युत वेक्टरों के कंपन इसमें से गुजरेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि पहले अगर ये ऐसे ही इसके समांतर दिशा में, तो जो निर्गत प्रकाश है वो आपतित प्रकाश के समांतर मिलेगा, जो निर्गत प्रकाश है वो क्या मिलेगा, आपतित प्रकाश के समांतर मिलेगा। फिर इसको हम जैसे जैसे घुमाते जाएंगे वैसे वैसे निर्गत प्रकाश में वैद्युत वेक्टरों के कंपन कम होने लगेंगे, अर्थात तरंग की तीव्रता घटने लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस दो पोलेराइडों को क्रॉसित स्थिति में रखकर जो है इस पोलेराइड का विश्लेषक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, प्रकाश का पता करने के लिए कि प्रकाश ध्रुवित है कि अध्रुवित है। देखिए कैसे होगा, जब
अध्रुवित प्रकाश इस पोलेराइड पे आएगा तो उसको हम चाहे जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे, हर समभुज दिशा के वैद्युत वेक्टरों के कंपन उसमें उपस्थित है, तो एक निश्चित दिशा के वैद्युत वेक्टर के कंपन और निर्गत प्रकाश में हमको प्राप्त होते रहेंगे। अर्थात जब साधारण प्रकाश है तो दो पोलेराइड को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर समतल ध्रुवित प्रकाश है तो पोलेराइड को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाएगा। और एक चक्कर, पूरा चक्कर घुमाने में दो कंडीशन ऐसी प्राप्त होती है जिसमें क्या हो जाएगा कि ये पोलेराइड जो है इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और इस समय इसमें से जब ऐसे कंपन वाले प्रकाश की किरणें आ रही हैं जिसके वैद्युत वेक्टर के कंपन ऐसे हैं, तो वो जब इसमें से प्रवेश करेगा तो इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और फिर जब घुमा के एक दूसरी वाली कंडीशन ऐसी वाली प्राप्त होगी तो उस समय भी निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो है दो पोलेराइडों को क्रॉसित स्थिति में रखकर आपतित प्रकाश की तीव्रता को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है मेलस का नियम। बस थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा है, बस यही मेलस का नियम। तो देखिए मेलस का नियम है क्या, मेलस का नियम है क्या, ठीक है। तो मेलस ने कहा कि जब कोई साधारण प्रकाश जब कोई ध्रुवित प्रकाश किसी पोलेराइड से गुजारा जाता है, तो पोलेराइड मान लो क्रॉसित स्थिति में रखा है, ऐसे रखा हुआ है, ये मैंने क्या कर दिया, चलो ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि वैद्युत वेक्टर के कंपन की जो डायरेक्शन है और पोलेराइड के ध्रुवक के बीच कुछ कोण बनता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कम समझ में आ रहा है, सीधा कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कोई पोलेराइड है, ये इसमें इसके शेप जो है इस प्रकार से है, ध्रुवक इस प्रकार, विश्लेषक इस प्रकार से है, और इसमें से कोई प्रकाश प्रवेश करता है जिसके वैद्युत वेक्टरों के जो कंपन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये आयाम इसका कितना है, ए है, और इस पोलेराइड के जो विश्लेषक है उनकी डायरेक्शन ये है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, यानी विश्लेषक और वैद्युत वेक्टरों के कंपनों की दिशाओं के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो इसका जो है कौन सा घटक बाहर आएगा, जो घटक जो है वैद्युत वेक्टरों के कंपन का जो मान, जितना मान ध्रुवक की डायरेक्शन में होंगे या इसकी दिशा के समांतर होंगे, वही इस ध्रुवक से निर्गत प्रकाश में प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो निर्गत प्रकाश से इसका कितना घटक प्राप्त होगा, एग्जाम जैसे ये इसका एंगल कितना है, थीटा है, और थीटा कोण पे आयाम कितना है, ए है, थीटा कोण पे आयाम कितना है, ए है। तो ए किसी भी सदिश राशि का जो थीटा कोण पर घटक होता है उसको cos थीटा से लिखते हैं, उसको बोलते हैं क्षैतिज घटक। इसका जो क्षैतिज घटक हो जाएगा इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा, कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ, ए cos थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जिसका घटक मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, ए cos थीटा। तो देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो तरंग की तीव्रता होती है वो आयाम की कैसे होती है, समानुपाती होती है। तरंग की तीव्रता आयाम के समानुपाती होती है, ठीक है। आपको याद हो तो मैंने एक समीकरण बताया था, I = k², I = क्या होता है, k² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तरंग की तीव्रता आई, के को हटा देते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू a² मिलेगा ना। तो तरंग की जो तीव्रता होती है वो आयाम के कैसी होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। सॉरी आयाम के नहीं, देखिए यहाँ सूत्र क्या मैंने बताया था आपको, I = k², यहाँ पे I प्रोपोर्शनल टू a² होता है ना। तरंग की तीव्रता आयाम के नहीं बल्कि आयाम के वर्ग के समानुपात, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, ठीक है। अब जो है तो यहाँ पे जो आयाम है वो कितना है, a cos थीटा है। विश्लेषक की डायरेक्शन में आयाम कितना है, a cos थीटा है। तो जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटेगा तो नियतांक लगेगा जिसको संचरण नियतांक कहते हैं, k से लिखते हैं, ठीक है। तो k a² cos²
थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, जहां पे ए क्या है, ए तो है आपतित प्रकाश का आयाम। ठीक है, जहां ए आपतित प्रकाश का आयाम है। ठीक है, ए क्या है, आपतित प्रकाश का आयाम है, तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता, अर्थात के स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट, आपतित प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, तो यहां से आई बराबर हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी को बोलते हैं मेलस का नियम। इसी को क्या बोलते हैं, मेलस का नियम बोलते हैं। ठीक है, और मेलस का नियम होगा क्या, ठीक है, तो मेलस का नियम, इस नियतांक को हटा देंगे तो अर्थात आई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, आई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जहां पे आई क्या है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो इसको हम लिखे डिफाइंड कैसे करेंगे, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ये क्या है, वैद्युत वेक्टरों के कंपन की दिशा और विश्लेषक के बीच बने कोण की, निर्गत प्रकाश की तीव्रता वैद्युत वेक्टरों के कंपनों की दिशा, कंपनों की दिशा तथा वैद्युत वेक्टरों के कंपनों की दिशा तथा विश्लेषक के बीच बने कोण की, देखो कॉस स्क्वायर थीटा के समानुपाती ना, तो कॉस की हिंदी क्या होती है, कोज्या, तो बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टरों के कंपनों की दिशा तथा विश्लेषक के बीच बने कोण की इसकी कोज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के समानुपाती होती है। यही है मेलस का नियम। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर थोड़ा सा अनुप्रयोग है, बस 2-4 लाइन का और बचा है, और फिर प्रकाश का जो है संसूचन है, बस इतना ही पढ़ना हमको, बस थोड़ा सा, लगभग 5-6 मिनट का और बचा है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, मेलस के नियम में कुछ विशेष स्थितियां हैं, इसको समझ लेते हैं हम लोग बस। तो देखिए, विशेष स्थितियां हैं, विशेष स्थिति, तो विशेष स्थिति में नंबर 1 पॉइंट है, जब थीटा बराबर 0 हो, जब थीटा बराबर 0 हो, तो हमने पढ़ा ना आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा बराबर जब 0 रखेंगे तो आई नॉट कॉस स्क्वायर 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का गुणा किस में करेंगे, आई में करेंगे, तो आई बराबर आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जब वैद्युत वेक्टरों के कंपन जो है उपस्थित होंगे किसमें, विश्लेषक की दिशा में, विश्लेषक के दिशा में होंगे, तो इस समय निर्गत प्रकाश की तीव्रता और आपतित प्रकाश की तीव्रता एक बराबर हो जाएगी। ठीक, सेकंड कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक, तो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 कर देंगे, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो कि इस टाइम पर वो शून्य हो जाएगी, निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है, यदि प्रकाश आध्रुवित हो। ठीक है, यदि प्रकाश, कंडीशन नंबर 3, यदि प्रकाश आध्रुवित हो, आध्रुवित हो, तो जब प्रकाश आध्रुवित होगा तो जो है उसमें बहुत सारे कोण बनेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी दिशाओं के वैद्युत वेक्टरों के कंपन उपस्थित होंगे, तो उस समय जो है आई बराबर
आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अध्रुवित प्रकाश के लिए कॉस स्क्वायर थीटा का माध्यमान पुट करेंगे, जहां कॉस स्क्वायर थीटा का माध्यमान 1/2 होता है। ठीक है, तो जब हम इसका माध्यमान रखेंगे 1/2 रखेंगे, तो इस समय हमको आई बराबर आई नॉट इंटू 1/2 मिलेगा 1/2। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का पूरा माध्यमान 1/2 होता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आई बराबर 1/2 आई नॉट। ठीक, तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के आधे के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था कुछ विशेष स्थितियां। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए ठीक है, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है। तो इसमें शायद कुछ छूटा, क्या छूटा, एक मिनट, एक टॉपिक छूट गया थोड़ा सा। ठीक है, तो वो टॉपिक जो है अपना, उस टॉपिक का नाम है द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। ये मैं बताना भूल गया आपको, छोटा सा टॉपिक है, देख लो। ठीक है, तो होता क्या है कि टूरमैनिल जैसे पदार्थ में, ये प्रिज्म है जो किसका बना हुआ है? टूरमैलिन। ठीक है, और इसमें कनाडा बाल्सम सीमेंट से लगाकर दो प्रिज्मों को एक साथ क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे ये क्या लगा दिया गया है? कनाडा बाल्सम सीमेंट। ये जो सीमेंट होता है इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है और ये पारदर्शी होता है। कनाडा बाल्सम सीमेंट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं जब, और इस प्रिज्म का ना ये वाला सिरा बंद कर दिया जाता है। ये वाला सिरा क्या किया जाता है? पेंट से, काले पेंट से या कुछ भी करके बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये पेंट है। ठीक है, अब जब इसमें जो है हम साधारण प्रकाश को आपतित कराते हैं, कौन सा प्रकाश है? साधारण प्रकाश है, साधारण प्रकाश। ठीक है, जब हम इसमें साधारण प्रकाश को आपतित कराते हैं तो वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, एक भाग होता है जो इसका कुछ ऐसे भी विभक्त हो जाता है। ठीक है, और एक होता है जो सीधा ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो जो सीधा निकल जाता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ई रे। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो किसी भी अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है, वो सीधा क्या हो जाता है? निकल जाता है। ठीक है, और एक होता है ओ रे, जो अपवर्तन के नियमों का पालन करता है, वो यहाँ से अपवर्तित होता है और यहाँ पे फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर जो है यहाँ पे आता है और इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसका नाम क्या है? ओ रे। ओ रे। ठीक है, ऑर्डिनरी रे, जो अपवर्तन के नियमों का पूर्णतया पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब साधारण प्रकाश को इस पर हम आपतित कराते हैं तो जो निर्गत प्रकाश है उसमें क्या हो जाता है कि ये दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। तो दोनों में से दोनों के दोनों वर्गों में क्या हो जाता है कि केवल एक दिशीय वैद्युत वेक्टरों के कंपन ही उपस्थित होते हैं, अर्थात जो अपना साधारण प्रकाश था वो ध्रुवित प्रकाश में बनकर कन्वर्ट होकर बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या? द्विवर्ता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, सॉरी द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब टूरमैलिन या कैल्साइड के प्रिज्म पर, ठीक है, टूरमैलिन का हो या कैल्साइड का प्रिज्म हो। ठीक है, तो ज्यादातर इस प्रिज्म को टूरमैलिन से नहीं बल्कि कैल्साइड से बनाते हैं, कैल्साइड। ठीक है, तो जब टूरमैलिन अथवा कैल्साइड जैसे पदार्थों से बने प्रिज्म को दो प्रिज्मों को कनाडा बाल्सम सीमेंट से जोड़कर निकोल प्रिज्म तैयार किया जाता है। इस पूरे सेटअप का नाम क्या है? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म इस पूरे सेटअप का नाम है। ठीक है, तो निकोल प्रिज्म में तैयार किया जाता है और इस निकोल प्रिज्म से जो है साधारण प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो वह प्रकाश दो वर्गों में विभक्त हो जाता है। एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी प्रकाश, एक को बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रकाश। साधारण प्रकाश, एक को असाधारण प्रकाश। ठीक है, तो जो साधारण प्रकाश होता है वो क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी प्रकाश है, ऑर्डिनरी रे है, वो अपवर्तन के नियमों का पूर्णतया पालन करता है और जो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर इस पेंट किए गए भाग से अवशोषित कर लिया जाता है। और जो दूसरा हिस्सा है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो
साधारण सॉरी ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट होकर सीधा से सीधा आर पार निकल जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का सॉरी द्विअपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो इस चैप्टर में हमको जो भी चीजें पढ़नी थी वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। वीडियो चूंकि बहुत लंबी हो रही है, अब इसको हम यहीं पे ब्रेक भी करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए, चीजें समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा कर लीजिए। और फिर अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए और इस बार के एग्जाम में अच्छा सा अंक अर्जित कीजिए।